Hello everyone and welcome you all to our channel which is Study Biotechnology, and today we are going to discuss about the granulocytes and all the cells which comes under that granulocytes. So first we need to understand what is granulocytes. Granulocytes are at the front line of attack during an immune response and are considered part of the innate immune system. जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रंट लाइन ऑफ अटैक, यानी कि जब भी जो डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क करता है, जब इम्यून सिस्टम जो वर्क करता है, जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो वो हमारा ग्रेनुलोसाइट्स होता है। और ये क्या होता है, ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। वी नो दैट वी हैव टू इम्यून सिस्टम, द फर्स्ट इज इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो वो इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम वो होता है जो बर्थ के बाद हमारे बॉडी जो इम्यून सिस्टम को अडॉप्ट करती है, जब कोई एंटीजन एंट्री करता है उसके अगेंस्ट वो फाइट करती है और उसके बाद क्या होती है, मेमोरी बन जाती है। तो अगर वही एंटीजन हमारी बॉडी में फिर एंट्री करता है तो वो क्योंकि मेमोरी बनी रहती है तो वो तुरंत उसे पहचान जाता है एंटीजन को और उससे फाइट करता है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी होता है और ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वाइल इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो जब बर्थ होती है तो उससे पहले ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये इनेट इम्यून सिस्टम का है पार्ट होते हैं। Granulocytes are white blood cell, which is leukocytes, that are classified as neutrophils, basophils, mast cells, or eosinophils on the basis of difference in cellular morphology and the staining of their characteristic cytoplasmic granules. तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और इनको क्लासिफाइड किया गया है एज अ, ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड इजनोफिल्स। तो बेसिकली इनको इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर मॉर्फोलॉजी, कि वो दिखते कैसे हैं, और स्टेनिंग ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्युल्स, क्यों आप उनको स्टेन किससे करते हैं, जैसे बेसोफिल है तो बेसिन से डाई होगा, या इजनोफिल है तो इओसिन डाई से क्या होगा, वो स्टेन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। All granulocytes have multi-lobe nuclei that make them visually distinctive and easily distinguishable from lymphocyte whose nuclei are round. तो बेसिकली जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये चारों, इनमें क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियाई है डिफरेंस है, तो कोई बाइलोब्ड है तो कोई ट्राइलोब्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन सा वाला ग्रेनुलोसाइट्स अभी प्रेजेंट है। The cytoplasm of all granulocytes is replicate with granules that are released in response to contact with pathogen. तो जो साइटोप्लाज्म है जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका वो क्या करता है कि क्या हुआ रहता है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म, मतलब कि अगर हम कोई भी एक स्ट्रक्चर देखें कि अगर हमारा ये कोई भी न्यूट्रोफिल से बेसोफिल से या जो भी है, तो क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, जो आप कह सकते हैं, देखिए, रिप्लीट विथ ग्रेनुअल्स, इनके पास क्या होता है, कोई ना कोई ग्रेनुअल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। और जब भी कोई इंट्रैक्शन होता है तो रिस्पॉन्स, मतलब जब भी कोई एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स में ये क्या करते हैं, इनको रिलीज करते हैं। These granulocytes contain a variety of protein with distinct functions. Some damage pathogens directly, some regulate trafficking and activity of other white blood cells, including lymphocytes, and some contribute to the remodeling of tissue at the site of infection. अगर हम इनके फंक्शन को देखें कि जो ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं इनका मेजॉरिटी फंक्शन क्या होता है, ये जो प्रोटीन बेसिकली करते क्या है, तो कुछ जो होते हैं वो डैमेज करते हैं पैथोजेंस को डायरेक्टली, कुछ जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ट्रैफिकिंग एंड एक्टिविटी ऑफ अदर ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, की उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनकी ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रीमॉडलिंग ऑफ टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इनका मेजर जो है वो फंक्शन होता है। अब as we know that we have 4 granulocyte: neutrophils, basophils, mast cells and eosinophils. So first is neutrophils. Neutrophils constitute the majority, 50 to 70% of circulating leukocytes, and are much more numerous than eosinophils, which is 1 to 3%, basophils 1%, or mast cell, which is 1%. तो न्यूट्रोफिल्स, इन चारों में जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी जो होती है वो इसी की प्रेजेंट होती है। जैसे कि मेजॉरिटी 50 टू 70% जो सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और 1 to 3% जो होते हैं वो इजनोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स जो होता है वो 1% प्रेजेंट होता है, और मास्ट सेल जो होता है वो 1% प्रेजेंट होता है। After differentiation in bone marrow, neutrophils are released into a peripheral blood and circulate for 7 to 10 hours before migration into the tissue, where they have a lifespan of only a few days.
तो जो जब न्यूट्रोफिल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है बोन मैरो में, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिलीज्ड होते हैं इन द पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड में क्या करेंगे, रिलीज होंगे और सर्कुलेट करेंगे वहां पे 7 to 10 आवर बिफोर माइग्रेटिंग इनटू दिस, मतलब टिश्यू में जाने से पहले वो 7 to 10 आवर उस पेरिफेरल ब्लड में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वेयर दे हैव टिश्यू वेयर दे हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ ओनली अ फ्यू डेज, यहाँ पे उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है। In response to many type of infection, the number of circulating neutrophils increases significantly and are recruited to tissue, partially in response to cues the bone marrow receive or produce and release more myeloid cell. जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सेल में, तो क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स वहां पे जाते हैं, वहां पे अपना रिस्पॉन्स करते हैं, और जब उनको सिग्नल मिलता है तो वहां पे और न्यूट्रोफिल्स जाते हैं और अपना जो भी उनका फंक्शन उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एट द साइड जब भी कोई इन्फेक्शन होगा वहां पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो प्रेजेंट होगा। Neutrophils are recruited to the site of infection in response to inflammatory molecule, that is chemokines, generated by innate cell including other neutrophils that have engaged or pathogens. तो neutrophils जो होते हैं वो मतलब लाए जाते हैं at the site of infection, किसी के न किसी के रिस्पॉन्स में ही आएंगे, तो कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल जैसे कि कीमोकाइंस जो है, जो कि इनेट सेल जनरेट करेगा कीमोकाइंस को, जो कि सिग्नल देगा न्यूट्रोफिल्स को कि हाँ यहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो गया है एंड यू हैव टू कम टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन। तो जब भी ऐसा कोई सिग्नल मिलेगा पैथोजन से लड़ाई करने के लिए, तो न्यूट्रोफिल्स वहां पे आएगा, और क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है तो वो आके वहां पे फंक्शन करेगा। Once in tissue, neutrophils phagocyte engulf bacteria very effectively and also secrete a range of protein that have antimicrobial effect and tissue remodeling potential. जब वो किसी जगह पे गया, वहां पे गया, तो वहां पे अब जो भी पैथोजन से उन्हें वो मार कैसे रहा है, तो बेसिकली क्या करता है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है। फेगोसाइटिक पता ही है कि जो भी बैक्टीरिया है उसको ये इंगल्फ कर लेगा, या फिर कई सारे ऐसे प्रोटीन को रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं, इनके पास एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। बेसिकली वो ऐसे प्रोटीन को सिक्रीट करेगा जो कि जो प्रोटीन है उनके उन सबको क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे, या फिर जो पैथोजेंस है उनको किल कर देंगे। तो बेसिकली ये काम जो है वो न्यूट्रोफिल्स करता है। Neutrophils are the dominant first responder to the infection and the main cellular component of pus, where they accumulate at the end of their short life. So basically neutrophils जो होते हैं वो dominant होते हैं, और जब भी कोई infection होता है तो वहाँ पे जो first response करने आता है वो neutrophils होता है, और जो pus formation होता है, white pus, we all were familiar with that, तो जो उसका cellular component होता है वो basically pus का वो neutrophils ही होता है। जब neutrophils की life complete हो जाती है तो basically उनका accumulation हो जाता है, वही pus होता है। Although once considered a simple and disposable effector cell, like the neutrophils has recently inspired renewed interest for investigation, indicating that it may also regulate the adaptive immune response. अब इस पे और रिसर्च चल रहा है कि maybe it also regulate the adaptive immune response, ठीक है। This is the neutrophils. As we can see the structure, it is a multi-lobed nuclei. As we can see that 1, 2, 3, 3 lobe हम देख सकते हैं. It has granules and this is the phagosomes. Okay, so this is the structure of neutrophils. The next is basophils. Basophils are non-phagocytic granulocytes that contain large granules filled with basophilic protein. That is, they stain blue in standard H&E staining protocol. बेसोफिल्स जो होते हैं वो नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक था, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये स्टेन ब्लू, अगर जैसे कि जो डिफरेंट हमें पता है कि मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग के प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका डिवीजन किया गया है, तो बेसोफिल्स जो होते हैं वो स्टेन क्या होता है वो ब्लू होते हैं, as we can see here. Basophils are relatively rare in the circulation but can be very potent. In response to a binding of circulating antibodies, basophils release the content of their granule. ठीक है, तो basophils जो होते हैं वो रेयर होते हैं सर्कुलेशन में, पर बहुत ज्यादा पोटेंट होते हैं, और जब भी कोई रिस्पॉन्स होता है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज का, बाइंडिंग ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, तो बेसोफिल्स वहां पे अपने कंटेंट को, जो भी ग्रेनुल्स उनके अंदर, उसको रिलीज करते हैं किल करने के लिए। हिस्टामिन, वन ऑफ द नोन प्रोटीन इन बेसोफिलिक ग्रेनुल्स, इंक्रीज ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी एंड स्मूथ मसल्स एक्टिविटी। हिस्टामिन जो कि वी ऑल आर अवेयर विद द हिस्टामिन, हिस्टामिन भी जो होता है वो बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है, ग्रेनुल्स होता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी एंड स्मूथ मसल्स एक्टिविटी। Basophils, as eosinophils below, are critical to our response to parasite, particularly Helminthes worm. But in area where worm infection is less prevalent, histamine are the best appreciated as the cause of allergy or symptom. मतलब कि जहाँ पे infections बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे basically histamine जो है वो best होता है, वो जाता है और cause करता है allergy symptoms को.
Like neutrophils, basophils may also secrete cytokine that modulate the adaptive immune responses. मतलब जैसे कि neutrophils होता है वैसे ही बेसोफिल्स भी क्या करता है, सिक्रीट करता है साइटोकाइंस को, जो कि एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। जैसे कि ये देखा गया है कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो भी एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है, और उस पर और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ऐसे ही बेसोफिल्स में भी पाया गया है कि ये भी सिक्रेट करता है साइटोकाइंस को, जो कि रेगुलेट करता है एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को। As we can see, this is the structure of basophils, which is stained blue. This is the structure of basophils, and we can see this is a glycogen, and these are the granules, and this is the lobed of the nuclei lobed of the basophils. The next is mast cell. Mast cells are released from the bone marrow into a blood as undifferentiated cell. They mature only after they leave the blood. जो mast cells होते हैं वो released होते हैं from the bone marrow और into the blood, मतलब bone marrow से blood में क्या होते हैं, ये release होते हैं। और ये release कैसे होते हैं, as a undifferentiated cell, मतलब वो differentiate नहीं हुए रहते हैं कि इनका ये function ये काम करना है। They mature only after they leave the blood. जैसे ही वो blood को leave करते हैं तभी वो क्या हो जाते हैं, mature हो जाते हैं। Mast cell can be found in a wide variety of tissue, including the skin, connective tissue of various organ, and mucosal epithelial tissue of the respiratory, जेनेटो-यूरेनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो मास्ट सेल्स जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ टिश्यू में पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस ऑर्गन, म्यूकोजल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी, जेनेटो-यूरेनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Like circulating basophils, this cell have a large number of cytoplasmic granules that contain histamine and other pharmacologically active substances. जैसे कि बेसोफिल्स में होता है वैसे ही मास्ट सेल में भी क्या होता है कि कई सारे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन और अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। Mast cells also play an important role in development of allergies. Basophils and mast cells share many features, and their relationship is not unequivocally understood. बेसिकली मास्ट सेल्स जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज, और बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फीचर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप तो इतना अभी अंडरस्टूड नहीं है, बट अगर उनके फीचर्स को देखें, जैसे कि उसमें भी ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, हिस्टामिन दोनों में प्रेजेंट है, तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो दोनों के सेम है। Some speculate that basophils are the blood-borne version of the mast cells. Others speculate that they have a distinct origin and function. मतलब कुछ का कहना ये है कि जो basophils होते हैं वो blood-borne version of mast cells होते हैं, और अदर जो ये मानते हैं कि ये इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, मतलब इनका ओरिजिन और फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। These are the mast cells और ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। The next and last one is eosinophils. Eosinophils, like neutrophils, are motile phagocyte cells that can migrate from the blood into the tissue space. जैसे कि neutrophils होते हैं वैसे eosinophils होता है वो phagocytic in nature होते हैं, जो कि migrate करते हैं from the blood to a tissue space. Their phagocytic role is significantly less important than that of neutrophils, and it is thought that they play their most important role in defense against multicellular parasitic organism including worms. मतलब ये देखा इनका जो रोल है वो न्यूट्रोफिल से तो कम है, बट ये देखा गया है कि इनका रोल ज्यादा अच्छा होता है जहाँ पे मल्टी सेलुलर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एंट्री करते, जैसे कि वर्म्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे इनका फंक्शन जो है वो ज्यादा होता है। They can be found clustering around invading worms whose members are damaged by the activity of protein release from eosinophilic granules. Sorry, this is a clustering. तो मतलब कि ये बेसिकली क्लस्टर कर लेते हैं वर्म्स के चारों तरफ, मतलब उनके मेम्ब्रेन को डैमेज करना बाय द एक्टिविटी, मतलब जो इजनोफिल्स हैं वो कई सारे प्रोटीन को रिलीज करते हैं जो कि उनके प्रोटीन जो उनके मेंबर्स हैं उनको डैमेज कर देता है। Like neutrophils, basophils, eosinophils may also secrete cytokines that regulate B and T lymphocyte, thereby influencing the adaptive immune response. जैसे कि neutrophils और basophils होता है वैसे eosinophils भी क्या करता है, कई सारे साइटोकिन को रिलीज करता है जो कि रेगुलेट करते हैं B और T lymphocytes को, thereby influence करते हैं adaptive immune response को. Basically they are the part of innate immune response, but they are also influencing the adaptive immune response. In area where parasites are less of a health problem, eosinophils are better appreciated as a contributor to a asthma and allergy symptom. मतलब उस एरिया में जहाँ पे पैरासाइट जो है वो लेस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे eosinophils जो होता है वो बेटर अप्रिशिएट किया जाता है फॉर देयर contribution to asthma and allergy symptoms. So this is the eosinophils, and this is the structure of eosinophils. As we can see, these are bilobed, and these are the structure of they present granules. Thank you so much for the watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.